नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मार्च एक्सपायरी से पहले बाजार में दबाव, सेंसेक्स निफ्टी की 7 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, मिड कैप स्मॉल कैप्स में बिकवाली। जी से इंजन सप्लाई शुरू होने से एचएल को मिली ताकत, शेयर 4% से ज्यादा उछला। मॉर्गन स्टैनले बोला भारत के एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन से शेयर को जोरदार फायदा, अगले 10 साल में करीब 5 लाख करोड़ के ऑर्डर संभव। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सरकार ने किया बंद, बैंक चाहे तो छोटी अवधि के लिए जारी रख सकती है स्कीम। 2015 में आई थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। This year would be significantly be lesser than the last year, and I think the last year revenue etc. would definitely be peak for some time to come. ज़ेरोधा के को फाउंडर नितिन कामत का मेगा इंटरव्यू, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले ऑप्शंस पर सख्ती का कमाई पर पड़ा बुरा असर, ब्रोकिंग कारोबार से कमाई पीक आउट होने के संकेत, फिलहाल आईपीओ लाने की योजना नहीं। औरंगजेब को बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है। औरंगजेब विवाद पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा जिसका जैसा आदर्श उसका वैसा व्यवहार। मथुरा पर भी दो टूक जवाब, बोले कोर्ट के आदेश का हो रहा है पालन वरना बहुत कुछ हो गया होता। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने से पहले बढ़ा सियासी घमासान, पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल को चेतावनी, पूछा क्या अस्पताल में मिल रहा है गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की जांच के आदेश। टैरिफ वॉर में ट्रंप के तेवर में मामूली नरमी, लेकिन आशंकाएं बरकरार। ट्रंप ने कुछ देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ में हल्की नरमी के दिए संकेत, लेकिन कहा ज्यादा बात नहीं होगा संभव। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बाजार के 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। मार्च एक्सपायरी से पहले बाजार में दबाव रहा। 7 दिनों की तेजी के बाद सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 182 पॉइंट गिरा तो सेंसेक्स में 729 पॉइंट फिसलकर क्लोजिंग हुई। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी गिरावट पर रहे तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली हावी रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन औटियाल से। कंचन, बताइए क्या एक्शन रहा आज के सेशन में, किन सेक्टर्स में तेजी या गिरावट देखने को मिली? तो डेफिनेटली 7 दिन की तेजी में आज बाजार के अंदर ब्रेक लगता हुआ हमें दिखाई दिया। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। सबसे पहले अगर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो इंडसइंड बैंक फाइनली यहां पे एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। 3% की ट्रेंड में 3% का इजाफा। हीरो मोटोकॉर्प 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, वहीं ग्रासिम इंडस्ट्री में 0.5% की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एक्सिस बैंक, सिप्ला, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में आज हमें पेन आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप की अगर तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों की पहले बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड में 0.25% का इजाफा, मेरिको 2.5%, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 3% और साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस भी करीबन 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो हुडको 4% लुढ़का है, कॉनकॉर में 4% करीबन, मैक्स हेल्थ केयर भी 4.5% और इरेडा करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल अगर बाजार की तरफ नजर डाली जाए तो पेन तो हमें हर जगह ही आज के सत्र में देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन आपका डिटेल्स बताने के लिए। और सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा ने मार्केट आउटलुक पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईटी को डिफेंसिव सेक्टर के तौर पर देखना चाहिए। तो आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन पर ज्यादा कंसर्न नहीं है, ज्यादा कंसर्न है उनके ग्रोथ पे। तो मैं समझता हूं कि आज आपके पोर्टफोलियो में आप आईटी को बाहर नहीं कर पाएंगे, उसको डिफेंसिव के तौर पर देखें, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड की संभावना आईटी में कम है। इकोनॉमिक रिवाइवल होने के आसार दिख रहे हैं बाय वेरियस पैरामीटर्स। सो मुझे लगता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंकिंग सेक्टर का अच्छा रहेगा। एंड ये सेक्टर भले अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर देखेगा, बट नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो तभी स्ट्रांग रहेगी एंड इट विल बी प्रॉब्ली वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑफ द मार्केट विद अ 12-month horizon। एचएल के शेयर में आज 4% की तेजी देखने को मिली। दरअसल तेजस फाइटर जेट को बड़ी संजीवनी मिली है। जीई ने तेजस के इंजन की डिलीवरी शुरू कर दी है। क्या है और डिटेल्स, यतिन मोहता से समझते हैं। यतिन, बताइए एचएल को आज तेजी के पंख क्यों लगे हैं और जीई एरोस्पेस से इंजन की डिलीवरी एचएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है?
जो प्रेस रिलीज जी एरोस्पेस ने पब्लिक डोमेन में रखी है और ANI के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये है कि जो 1-2 साल का डिले हो गया था F404 इंजन्स का, वो फाइनली सप्लाई शुरू हो गई है। पहला इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को GE ने डिलीवर कर दिया है। ऑब्वियसली जो अभी का करार हुआ है वो 99 इंजन्स के लिए हुआ है और ये F404 इंजन्स के लिए है जिसकी सप्लाई फिर से बहाल कर दी गई है। ऑब्वियसली ये 1-1.5 साल की मुशक्क़त और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो नेगोशिएशंस थे उसका हिस्सा था और कहीं ना कहीं ये बॉटलनेक्स था प्रोडक्शन का, जिसको हल करके अब GE ने डिलीवरी शुरू कर दी है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें F414 इंजन की, तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके अभी भी असमंजस बना हुआ है। लेकिन F404 इंजन की बात करें, ये अहम क्यों है? क्योंकि अगर हम MK1A जो तेजस एयरक्राफ्ट का ट्रेनर वर्जन है और जो बेसिक वर्जन है, इसके लिए ये इंजन सप्लाई शुरू होगी। और अगर हम बात करें तो LCA MK1A का टोटल ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूशन लगभग 49% है। इसका मतलब ये है कि FY24 के अंत की जो ऑर्डर बुक थी उसका 50% हिस्सा ये पर्टिकुलर वेरिएंट था जहां F404 इंजन लगेंगे। GE ने इसके पहले 65 इंजन ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सप्लाई कर दिए जहां तेजस एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग ली जा रही है और 99 नई इंजन सप्लाई का मतलब ये होगा कि आगे जाके ये भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। ऑब्वियसली अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो 1.5 साल के डिले के बाद देरी से सही लेकिन कहीं ना कहीं दुरुस्ती से ये सप्लाई फिर से शुरू हो गई है और FY24 की जो ऑर्डर बुक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, वो FY24 के रेवेन्यू से लगभग 3 गुना से ज़्यादा बड़ी है। आज मॉर्गन स्टैनली का भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे एक रिपोर्ट आया जहां उन्होंने फोकस लिस्ट में स्टॉक को ऐड किया है और इनको लगता है कि आगे जाके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, चाहे वो प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, MK2 वर्जन हो तेजस एयरक्राफ्ट का या MK1 हो, कुल मिला के 5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, जिसके कारण ये स्टॉक उनको पसंद आ रहा है। शुक्रिया नितिन ये डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ किया कि ज़ीरोधा के फिलहाल IPO लाने की योजना नहीं। उन्होंने देश में एक और एक्सचेंज खोलने की वकालत भी की। नितिन, एक चीज़ आपने हमेशा मेंटेन की है कि आपसे और निखिल से मेरी जब बात हुई है कि देयर इज़ नो प्लान ऑफ लिस्टिंग। ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू लिस्ट, यू डोंट नीड मनी, यू आर जनरेटिंग कैश एवरी ईयर। लेकिन एक सिर्फ बहुत लोगों का ये मानना है कि कंसिडरिंग ज़ीरोधा इज़ द बेंचमार्क ऑफ सक्सेसफुल बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न्स, आगे जाकर आप कभी सोचेंगे लिस्टिंग के बारे में? वुड यू एवर प्लान एन IPO? Yeah, I mean, the thing is, if you don't require the money, why list? So that's the question. And we are already highly regulated, so we don't want to be subjected to even more. And the thing is, what I was saying earlier was, जो philosophy, with which we run the business, it's very hard to do it as a listed company. We're a listed company, you have to have 3-month targets, 6-month targets, and then if you don't meet it, then you have to face correction. So we don't. Typically the business today work at 5 years, 10 years as a target for any kind of metric, and no one in the business, for example, has any revenue target. I don't know if we can stick to all this stance, if we were a listed company. But if say regulators were to come and say you need to be listed, and then we'll definitely IPO as such, but otherwise no plans as of now. नितिन, एक पिछले 6 महीने में जो एक और डिबेट रही है वो है वीकली एक्सपायरीज को लेकर, एक्सचेंजेस के बीच में कंपटीशन। वेयर डू यू स्टैंड? बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म पे BSE के ऑप्शंस में भी काफ़ी लिक्विडिटी है, NSE के ऑप्शंस में भी। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस होल थिंग? और आपने MSCI में भी पैसा डाला है, क्या एक और एक्सचेंज को भी रिवाइव होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर? यू हैव पुट मनी, ग्रो हैज़ पुट मनी इन MSCI, व्हाट्स दैट अबाउट? No, the idea with putting money behind MSCI, the bunch of brokers have come in together and put it. And the idea is that you need an alternate venue, as in US has something like 18 exchanges, and India needs to have more exchanges, and
That's really the objective behind putting money behind the exchange, and about weekly expiry and competition between the exchanges. I mean, I can't really comment on this. और आगे बढ़ेंगे। सरकार ने 10 साल पहले शुरू हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया है। हालांकि बैंक अपने हिसाब से छोटी अवधि के लिए इसे जारी रख सकते हैं। सरकार इस स्कीम को देश में डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने और सोने के इंपोर्ट को कम करने के उद्देश्य से लेकर आई थी। तो ऐसा क्या हुआ जो स्कीम को बंद करने की नौबत आ गई? अब सबसे बड़ा सवाल, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उन्हें उनका सोना कब, कैसे और किस रूप में मिलेगा? बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, बताइए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को क्यों बंद करना पड़ा, क्या डिटेल्स? वेल जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बाद अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे भी यहाँ पर पर्दा गिर चुका है और ये फाइनेंशियल खत्म होने से पहले कुछ ही दिन पहले ये आती हुई चीज़ है। तो क्लियरली एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हमने सरकार के बीच में आता हुआ देखा। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि बाजार के हालात बदल रहे हैं और दूसरा इसकी परफॉर्मेंस की वजह से भी इसे अब बंद किया जा रहा है। तो जो मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म स्कीम है उसे बंद किया गया है। जो शॉर्ट टर्म स्कीम है उसे बैंक्स पर छोड़ दिया गया है कि वो उसे कितना कैसे चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इवन एज 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, उसके बावजूद भी सिर्फ 5,700 लोगों ने ही यहाँ पर इसमें सोना डिपॉजिट किया। और अगर आप ओवरऑल डिपॉजिट देखें तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में करीबन 30,000 टन सोना है, लेकिन इस स्कीम में पिछले 10 सालों में सिर्फ 30,000 किलो ही सोना आ पाया। और वो भी अगर हम ब्रेकडाउन देखें यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट थे, डिपॉजिट्स थे, उसमें करीबन 13 से 14,000 किलो सोना आया। उससे कम मीडियम टर्म में आया जहां पर करीबन 10,000 किलो से भी कम है और 7,500 किलो यहां पर शॉर्ट पीरियड में आया। काफ़ी सारे रीजंस हैं कि ये स्कीम क्यों नहीं चल पाई। एक तो ये कि स्कीम के तहत आपको अपना जो ज्वेलरी है या जो जिस तरह का भी सोना है वो ले जाना था और उसे पिघला कर उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड बॉन्ड्स मिलते जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट यहाँ पर जमा करते। लेकिन क्लियरली जिस तरह की हमारी कल्चरल और इमोशनल अटैचमेंट है ज्वेलरी के साथ की वो हमारी है, हमें आगे पुश्तैनी है, तो लोग क्लियरली अपनी ज्वेलरी गलाना नहीं चाहते थे। दूसरी बात ये कि जो लोग ले जाना भी चाहते थे वो असेइंग सेंटर्स पे ले जाने की बात थी, जो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है और असेइंग सेंटर्स की भी यहाँ पर कमी है। तीसरी बात ये कि जो आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा इंडियंस इस बात से खुश नहीं थे कि उनको अपनी ज्वेलरी या सोना यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़े। और जो इंटरेस्ट इसको आपके ऊपर मिलता है वो टैक्सेबल था, तो वो भी एक चीज़ थी जो क्लियरली यहाँ पर कंज्यूमर्स के साथ सही नहीं बैठी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये स्कीम थी इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं थी। बैंक्स की तरफ से भी हमने कोई बहुत बड़ा एंथुजियाज्म इसमें आता हुआ नहीं देखा, तो अवेयरनेस की वजह से भी ये स्कीम थोड़ी सी पिटती हुई नजर आई। अब माना ये जा रहा है कि एज ऑफ नाउ तो इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या इसका रीहॉल किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत अब भी जारी है। शुक्रिया मनीषा जी ये डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी ANI को विस्फोटक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने मथुरा से लेकर संबल तक और मुस्लिम आरक्षण से लेकर मुसलमानों की सुरक्षा तक कई अहम मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं। योगी ने दावा किया कि यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं और दंगाई का इलाज उन्हें आता है। योगी ने ऐलान किया है कि संबल में सभी मंदिर खोजे जाएंगे, वहां की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएंगे। उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। योगी ने मथुरा के सवाल पर भी दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, वरना बहुत कुछ हो गया होता। आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब विवाद को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम राम को और वो औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। वो बाबर, औरंगजेब, जिन्ना का
महिमा मंडन करते हैं। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। और अखिलेश यादव ने योगी के इंटरव्यू पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो कहीं उनकी कुर्सी डगमगा तो नहीं रही। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर आज पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित बिहार के कई बड़े राजनीतिक लोग भी पहुंचे। इसके पहले इसी तरह का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें मुसलमान मतदाताओं का प्रभावी भूमिका है। आज पटना में प्रदर्शन के दौरान बीमारी के बावजूद लालू यादव भी पहुंचे। लालू यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल बेतुका है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुट होकर विरोध करेंगे तो ये नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे। और वक्फ संशोधन बिल पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया और इसे आज की जरूरत बताया। उन्होंने बिल को देश मुसलमानों के हित में बताया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर उल जलूल फैसले लिए जाएं और जमीनों पर कब्जा किया गया। दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है, एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अपोलो अस्पताल में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है तो इसका कंट्रोल एम्स को सौंप सकते हैं। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए असीम मनचंदा मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स, क्यों ये बयान आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अपोलो ने दिल्ली में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिन्हें जमीन लीज पर दी गई है। सरकार ने इन्हें 1 रुपए के अंदर लॉन्ग टर्म लीज दी है और साथ में लेकिन सरकार ने एक शर्त जोड़ दी थी कि आप अपने अस्पताल में गरीबों का इलाज करेंगे, 1/3 बेड आप गरीबों को देंगे। इतना ही नहीं, ओपीडी में 40% पेशेंट आप गरीबों के ही देखेंगे। लेकिन ऐसा अक्सर पाया गया कि हॉस्पिटल इन नियमों की पालन नहीं करते, तो इसको लेकर के ऑल इंडिया वकील यूनियन ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी और कहा था कि अपोलो हॉस्पिटल इन नियमों का पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल को चेतावनी दी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपके ऑपरेशंस को एम्स को सौंप देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर दिल्ली सरकार को एक ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए कहा। यह ज्वाइंट कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आगे की डायरेक्शंस देगा। शुक्रिया असीम आपका डिटेल्स बताने के लिए। और आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के सर्वे में पता चला है कि वहां 61% छात्र मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत महसूस करते हैं। क्या है छात्रों के तनाव की वजह, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।
मंच तैयार है, नेता तैयार हैं। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाजें जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में आइएगा जरूर, कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें, भूलिएगा नहीं। 8 और 9 अप्रैल। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। कुणाल कामरा कॉमेडी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस जहां उनके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है, वहीं उन्होंने पुलिस के सामने हाजिरी के लिए कुछ वक्त मांगा है, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है। पुलिस दूसरा समन भेजने की तैयारी में है। इधर कुणाल कामरा ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें लगातार धमकी वाले कॉल्स आ रहे हैं। हालांकि कामरा ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कॉमेडी और पैरोडी वाले सॉन्ग्स पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। कामरा ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नए वीडियोज भी जारी किए हैं और उसमें भी सियासी नेताओं पर हमले हैं। और कुणाल कामरा ने क्या बोलने की आजादी के नाम पर लक्ष्मण रेखा पार की है। कॉमेडी के नाम पर एजेंडा की सुपारी ली। आवाज अड्डा में आज इस पर करेंगे चर्चा। कॉमेडी की सुपारी 7:57 पर जरूर देखिए। और भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते के दौरान टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स समेत कई लेबर इंसेंटिव सेक्टर के लिए राहत की डिमांड कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती के एवज में ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को टालने के अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए ज्यादा सहूलियत भी बातचीत का एजेंडा हो सकता है। आज से दिल्ली के दोनों देशों के व्यापारिक निधि मंडल पहले दौर की चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए भारत अमेरिका के बीच बैठक में क्या क्या बात होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए आज से भारत और अमेरिका के बीच जो आधिकारिक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता है उसको लेकर चर्चा का आगाज हो चुका है और इस दौरान जो सूत्र बता रहे हैं कि भारत की तरफ से जो डिमांड रखी जा सकती है, खासतौर से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए रिलीफ मांगी जा सकती है अमेरिका से जो टैरिफ लगाता है उसको लेकर। और इसमें जो बातचीत चल रही है उसके मुताबिक जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फिशरीज है, इन तमाम जो सेक्टर्स हैं जहां पर लेबर इंटेंसिव का इस्तेमाल होता है वहां पर राहत की मांग कर सकता है, जो टैरिफ में कटौती की मांग की जा सकती है। दूसरी तरफ से जो यूएस की तरफ से जो ये कही जा रही है कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकता है। खबरें आ रही थी कि 55% इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो सकती है। लिहाजा इस कटौती के एवज में भी भारत चाहता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जिसका लगने का ऐलान 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था, उसको टाला जाए। और हो सकता है कि बहुत हद तक संभव है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो भारत के लिए इस बातचीत के बाद टल जाए, क्योंकि 1 अप्रैल तक जो अमेरिकी टीम है इस रेसिप्रोकल टैरिफ की इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही इसको किक ऑफ होना था। लेकिन ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो तलवार भारत के ऊपर लटकी हुई है वो कहीं ना कहीं टल सकती है। तो कुल मिलाकर जो बातचीत चल रही है इसमें यही सारी मुद्दों पर चर्चा चल रही है और खासतौर से जो एक्सपोर्ट भारत का सेक्टर है उसके लिए और ज्यादा सहूलियत, खासतौर से जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसकी डिमांड भारत की तरफ से की जा सकती है। आपका आलोक ही डिटेल्स बताने के लिए आगे बढ़ेंगे। ट्रंप ने अपने टैरिफ नीति को लेकर एक बार फिर से दोहराया है कि इसमें बहुत नरमी की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ का खामियाजा झेलता रहा है और इसीलिए अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ वो बहुत नरमी नहीं रखेगा। हालांकि उन्होंने कुछ इशारा दिया कि कुछ पार्टनर्स के साथ थोड़ी बहुत ढिलाई बरती जा सकती है। All we're going to do, it's reciprocal. We're just going to be reciprocal. In fact, I'll probably be more lenient than reciprocal, because if I was reciprocal, that would be very tough for people. But we've been ripped off as a country like no country has ever been ripped off before. और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।